बच्चों हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो फॉर्मूले को नोट किया था। पहला फॉर्मूला टर्म का था और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सम का देखा था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के किसी भी टर्म का वैल्यू हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं। और दूसरे फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म के सम का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब 5 टर्म का सम, 10 टर्म का सम, 15 टर्म का सम, इस तरीके से जितने नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम लोगों से सम पूछा जाए तो उसे हम लोग किस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के इस क्लास में कुछ और प्रॉब्लम, पिछले क्लास भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को देखा था और आज भी हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि द nth टर्म ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज है जिसका nth टर्म दिया गया है 3 प्लस n। इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि tn इक्वल टू 3 प्लस n बाई 4। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग n की जगह पर 1 लिखते हैं, मतलब t1, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 4 मतलब 1। तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। और अगर हम लोग 2 यूज करते हैं t2 तो फिर हम लोगों को मिलेगा एक वैल्यू 4, ये हो जाएगा 5 बाई 4। मतलब उसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और ये चलेगा ऐसे करके, बहुत सारे टर्म्स होंगे उसमें। उस एपी का पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 5 बाई 4। इसी तरीके से हम लोग 3 पुट करके 4 पुट करके बाकी सारे टर्म्स का वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो सारे वैल्यू को पता मालूम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग सम का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इक्वल टू, दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोगों ने पिछले क्लास देखा। और इसी एपी के सम को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोगों को ये मालूम करना है कि लास्ट टर्म कौन सा है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 105 टर्म तक का सम निकालना है, इसका मतलब हम लोगों का लास्ट टर्म जो होगा वो 105 टर्म्स होगा। तो हम लोग n की जगह पर अगर 105 पुट करते हैं t105 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 105 बाई 4 और ये कितना हो जाएगा 108 बाई 4। और अगर इसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27। तो 27 जो हम लोगों को मिला, क्या मिला 105 टर्म्स, 105 टर्म का जो वैल्यू होगा, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कुछ दिया गया है, मान लेते हैं सेकंड टर्म है, इसी तरीके से चलते चलते ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आगे चलते चलते 105 पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 27। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या है 1 है, सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या है 5 बाई 4 है, तो 105 टर्म्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 27 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सम का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करके इस एपी के 105 टर्म का सम निकालना है। तो S105 इक्वल टू 105 बाई 2, फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास है 1 और n का वैल्यू t105, इसे हम लोग बाद में पुट करते हैं। तो 105 बाई 2, 1 प्लस इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकाला 27। तो ये ऐड होने के बाद S105 ये हम लोगों को क्या मिलेगा 105 बाई 2 इंटू 28 और इसे अगर हम लोग कैंसिल कर लेते तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोगों को मिला 105 इंटू 14, ये हम लोगों को 105 टर्म का सम मिला। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 1470, मतलब 105 टर्म के सम का जो वैल्यू होगा वो 1470 होने वाला है। आई होप कि ये सिंपल सा सवाल था, आप लोगों को समझ में आया हो। हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी A1, A2, A3, AP का टर्म्स दिया गया है। If it is known that
A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 A24 इक्वल टू 2 to 5। कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1 से लेकर 24 टर्म्स तक का सम पूछा गया, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस 10th टर्म इस तरीके से कुछ टर्म्स के सम का वैल्यू दे दिया गया है। तो बच्चों इस तरह के एपी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है उसे जरा समझ लो। मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों को दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस इस एपी में 2 है। यहाँ पर गौर ये करना है कि अगर हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कौन सा टर्म होगा, 18 9th टर्म होगा, 9th टर्म T9, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलने वाला है, 2 + 18 मतलब 20। इसी तरीके से अगर सेकेंड टर्म और 8th टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, 4 + 16, ये भी होगा 20। इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म और 7th टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 6 + 14, ये भी हम लोगों को 20 देगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम लोग शुरुआत से किसी टर्म को लेते हैं और एंड से उसी टर्म को लेते हैं, मतलब शुरुआत से फर्स्ट टर्म लेंगे और एंड से लास्ट, एंड से फर्स्ट टर्म, तो उन दोनों के सम का जो वैल्यू आएगा, स्टार्टिंग से अगर हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं और एंड से हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं तो भी उन दोनों के सम का वही वैल्यू आएगा। मतलब अगर यहाँ पर टोटल टर्म अगर 9 टर्म है यहाँ पर दिखा, तो पहले टर्म और 9th टर्म के सम का वैल्यू जो हम लोगों को मिला वही वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है सेकंड टर्म और 8th टर्म का। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एंड फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म को लिया, यहाँ पर एंड से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को लिया, वैल्यू आया 20। स्टार्टिंग से हम लोगों ने सेकंड टर्म को लिया, एंड से हम लोगों ने सेकंड टर्म को लिया, वैल्यू आया 20। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक एपी है, A1 A2 A3 इस तरीके से चल रहा है, A4, और चलते चलते लास्ट में हम लोग को मिला 24 ना, तो उससे पहले कुछ लिख लेते हैं 22 A23 और A24, ये लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सोच कह सकते हैं ना, जो जिस कंसेप्ट को हम लोगों ने अभी भी देखा कि A1 + A24 ये जो वैल्यू देगा वही वैल्यू हम लोगों को मिलेगा A2 + A23 से, और वही वैल्यू हम लोगों को मिलेगा A3 + A22 से। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं तो इन दोनों का सम हम लोगों को कितना मिल रहा है, इन दोनों का सम एक्चुअल में कितना हो रहा है, 25, 2 + 23 25, 3 + 22 ये भी 25 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं गिवन वैल्यू के ऊपर। बस यहाँ पर इतना ही आप लोग ध्यान में रखना, जो मैं बताने चाह रहा हूँ ये अभी गिवन वैल्यू से समझ में आएगा। A1 और A24 A25 हुआ, A25 नहीं हुआ, ये एक्चुअली में 1 और 24 को हम लोग ऐड करके देख रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और जो गिवन वैल्यू उसके ऊपर ध्यान देते हैं। A1 + A5 + A10 + A15 और दिया हुआ है A20 और प्लस A24 इक्वल टू 2 to 5। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि A1 + A24 को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस A5 + A20 इसे एक साथ लिख लेते हैं, और A10 + A15 इसे भी एक साथ लिख लेते हैं, 2 to 5। अच्छा, अब यहाँ पर कंसेप्ट, अब यहाँ आने वाला है कुछ कंसेप्ट, इसे हम लोग देखते हैं। देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर में कि A1 और A24 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा A2 A23 और वही वैल्यू होगा A3 A22 का। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को गौर करवाया, नोटिस करवाया कि A1 और A24, तो 1 और 24 कितना हो रहा है, 25। तो इस तरीके से जितने सारे टर्म, उन सारे टर्म को हम लोग एक जगह लेंगे जिनके नंबर का सम 25 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर A1 + A24 क्या हो रहा है, 1 और 24 25 हो रहा है। तो इससे हम लोगों को जो वैल्यू मिलने वाला है वही वैल्यू यहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, जैसे कि A3 A22। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 और 22 के बाद हम लोगों को मिलेगा A4 और A21 और फिर उसके बाद A5 और A20।
ठीक है, तो A5 A20 का भी वैल्यू वही होगा जो A1 और A24 का हो रहा, और इस A10 प्लस A15 का भी वही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये K है तो ये भी K होगा और ये भी K होगा, मतलब 3K होने वाला ये वैल्यू इक्वल टू 225। अब इस K को K ना लिख करके 3A1 प्लस A24 लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 225, और 3 से अगर कैंसिल कर लेते हैं हम लोग तो ये होगा 75। तो मतलब A1 प्लस A24 का वैल्यू हम लोगों को मिला 75। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोगों को सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो यहाँ पर n/2, n कितना हम लोगों से पूछा गया, कितने टर्म का सम निकालना है, 24, तो इसे 24 लिख लेते हैं। 24/2 फर्स्ट टर्म क्या है, एपी में A1 है ना, फर्स्ट टर्म A1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A1 प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 24 है, A24, तो यहाँ पर A24 लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही A1 प्लस A24 का वैल्यू निकाल रखा है, वो कितना है 75। इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 24 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। 12 A1 12 हुआ, और यहाँ पर A1 प्लस A24 75 हुआ, और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा 900। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो, ये कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और एपी के किस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। बच्चों, ये एक अच्छा सा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगॉन, सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, अगर किसी पॉलीगॉन में n साइड है तो उसके एंगल का सम कितना होगा, वो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा उस पॉलीगॉन के एंगल का सम। जैसे कि अगर ट्रायंगल हुआ तो n की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे, तो 3-2 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसके 4 साइड होते हैं, अगर हम लोग 4 पुट करेंगे n की जगह पर, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो 4-2 इंटू 2 बचेगा, 2 इंटू 180 360। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके 4 साइड होते हैं और उसके एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पॉलीगॉन का एंगल, जितने सारे एंगल होंगे वो सारे एंगल का सम हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल दिया गया है 120, तो A इक्वल टू 120 डिग्री लिख लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस 5 का दिया गया 5 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा गया कि नंबर ऑफ साइड क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगॉन हम लोगों ने निकाल रखा है कि n-2 इंटू 180 होता है। ओके, और n/2 2a ये कितना, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि n/2 यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 प्लस n-1। ठीक है, और इसे कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ n-2 इंटू 180, और अगर हम लोग 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसे, 180 और 5 को कैंसिल कर लेते हैं अगर हम लोग 36, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोगों को क्या वैल्यू मिला, यहाँ मिला हम लोगों को n-2 इंटू 36 इक्वल टू n/2 48 प्लस 47 लिख लेते हैं, क्योंकि n-1 भी है यहाँ पर ना, ये होगा 2 इंटू 24 48, और यहाँ पर -1 भी है, तो हम लोग लिख लेते हैं 47 प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को इस पार्ट को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसे।
तो ये हो जाएगा 72n माइनस 144 इक्वल टू 47n प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल टू 0। और इसे हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 5 और 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम लोग मिडिल टर्म में ब्रेक करें तो ये हम लोगों को मिलेगा। मिडिल टर्म करने के बाद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू हो जाएगा 9 या फिर 16। तो हम लोगों को वो कौन सा पॉलीगॉन होगा जिसमें हम लोगों को सम ऑफ एंगल्स क्या कहा गया था क्वेश्चन में? जैसा एक मिनट देख लेते हैं प्रॉब्लम को। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री होगा और कॉमन डिफरेंस 5 होगा। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन होगा? तो ऐसा पॉलीगॉन होने के लिए दो ऑप्शन हम लोगों को मिला कि या तो उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड 9 होंगे या फिर 16 हो। उससे मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोगों को यहाँ पर यह भी देखना है कि इन दोनों में से क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इसे हम लोगों को चेक करना पड़ेगा पॉलीगॉन के केस में। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी दिए जाते हैं जहां पर नंबर ऑफ साइड हम लोगों ने तो पता कर लिया लेकिन वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये वैल्यू दोनों करेक्ट है या नहीं। इसके लिए हम लोग टीएन का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। टीएन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग n की जगह पर 16 यूज करते हैं, T16, तो फर्स्ट टर्म हम लोगों को पता है 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 5 का। तो ये हो जाएगा 120 और 16 माइनस 1 15 इंटू 5 75 और ये हो जाएगा 195। मतलब वो एंगल जो 16 मतलब एक पॉलीगॉन है जिसका साइड है 16 साइड का एक पॉलीगॉन है, उसमें एक एंगल हम लोगों को मिल रहा है 195 डिग्री। लेकिन किसी भी पॉलीगॉन में कोई भी एंगल 180 से बड़ा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीगॉन होने के लिए मतलब क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर होने के लिए हर एंगल को 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 195 डिग्री क्या हो रहा है? ये मोर देन 180 डिग्री हो जा रहा है विच इज नॉट सेटिस्फाइड। देयरफॉर हम लोगों को जिस पॉलीगॉन की तलाश थी उस पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड क्या होगा? नंबर ऑफ साइड होगा 9। तो 9 इज करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो। हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट करते हुए n तक गया है और बोला है इन सबका सम 1000 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है। इस तरीके से हम लोग कितने सारे टर्म का इस्तेमाल करें कि उन सारे टर्म को ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो कम से कम 1000 को जस्ट क्रॉस करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज करना चाहिए, कितने सारे टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल पूछा गया। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास क्या है? फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास 3 और कॉमन डिफरेंस वो भी है 3। ठीक है, अब सम क्या होना चाहिए? सम ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, सवाल में कहा गया। तो सम के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन 1000। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को तो n पता करना ही है और 2 इंटू ए मतलब 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या? वो भी 3 है, ग्रेटर देन 1000। ठीक है, ये 1000 से बड़ा है। n/2 ऑफ 6n मतलब 3n प्लस 3 ग्रेटर देन। ठीक, अब इसे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 3n ग्रेटर देन 2000। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोगों को n का वैल्यू कुछ ऐसा सोचना है जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि n के किस वैल्यू के लिए ये सब 1000 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना नहीं सकते, हम लोगों को कुछ और तरीका लगाना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि
3n को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो n+1 ग्रेटर देन 2000, ठीक है, और n इंटू n+1 ग्रेटर देन 2000 डिवाइडेड बाई 3, ये हम लोगों को कितना देगा, ये लगभग हम लोगों को मिलेगा 666 पॉइंट, डिवाइड करके देख लेना, 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2000 को तो 18 2 0 फिर 6 18 फिर 2 0 फिर 6 18, इस तरीके 666.6 चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को सोचना है कि n का ऐसा क्या वैल्यू ले। तो अगर हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है 625, और अगर हम लोग 25 इंटू 26 कर लेते हैं तो ये हम लोगों को लगभग 25 इंटू 26 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोगों को मिलेगा लगभग 650 के आसपास जाएगा। अगर हम लोग 26 इंटू 27 कर लेते हैं तो ये वैल्यू एग्जैक्ट श्योर 666.67 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग n की जगह पर, इस n की जगह पर अगर हम लोग 26 यूज करते हैं तो यहाँ पर जाहिर बात है 26 यूज करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर 27 यूज होगा, तो 26 इंटू 27 मस्ट बी ग्रेटर देन 666.66। देयरफॉर n का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा 26। तो मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ n, बाकी सारे वैल्यू तो और भी काफी बड़े हो जाएंगे, हम लोगों को सबसे छोटा वैल्यू पूछा गया था कि n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो जवाब होगा n का सबसे छोटा वैल्यू 26 होगा। जब हम लोग यहाँ पर 3 + 6 + 9 इस तरीके के 26 टर्म का इस्तेमाल करेंगे तब उन सारे टर्म का सम 1000 से बड़ा श्योर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द mth term of an AP is n and its nth term is m. Prove that its p term is m plus n minus p. Also show that its m plus n term is 0. अच्छा सवाल दिया गया है, तो चलिए इस एपी में हम लोग सबसे पहले कुछ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं गया है, हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इस एपी का a है और कॉमन डिफरेंस इस एपी में d है। चूंकि हम लोगों को पता है टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या क्या कहा गया है कि m टर्म tm इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पर n होगा तो फिर यहाँ पर n, और अगर यहाँ पर m है तो यहाँ पर m माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसका वैल्यू दिया गया तो हम लोग बाद में लिख लेते हैं कि m टर्म का वैल्यू क्या है n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोगों को दिया गया है nth टर्म, तो nth टर्म तो हम लोगों ने पहले लिख रखा है, यहाँ पर फिर से इसे लिख लेते हैं कि इसी में अगर हम लोग n की जगह पर n लिखेंगे तो यही आने वाला है, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है m, तो m इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ इक्वेशन 2। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और m इक्वल टू क्या दिया गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगा n माइनस m इक्वल टू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर हम लोग ब्रैकेट को t को कॉमन निकाल लेते हैं तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ पर तो n माइनस m है, n माइनस m, और यहाँ पर m माइनस n आ रहा था, इससे अगर हम लोग n माइनस m लिखेंगे तो माइनस d बाहर आएगा n माइनस m, और इसे अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं n माइनस m को, तो d का वैल्यू क्या आएगा d इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से d का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका। इसे अगर हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेते हैं, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इस वैल्यू को d का वैल्यू, तो क्या आएगा n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1, और d का वैल्यू माइनस है ना, माइनस 1 है, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिलेगा n इक्वल टू a माइनस m प्लस 1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा n प्लस m माइनस 1, ये हम लोगों को a का वैल्यू मिला। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने d निकाला, d का वैल्यू आया हम लोगों के पास माइनस 1, ठीक है, और a का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आया n प्लस m माइनस 1।
ठीक है, ये हम लोगों ने दो वैल्यू पता किया, एक डी का और एक फर्स्ट टर्म का। अब प्रॉब्लम में क्या कहा गया था? प्रॉब्लम में कहा गया है कि प्रूव दैट m प्लस एन माइनस पी टर्म का वैल्यू जो होगा, प्रूव दैट इट्स p टर्म इज, अच्छा p टर्म का वैल्यू हम लोगों को दिखाना है m प्लस एन माइनस पी। तो चूंकि हम लोगों के पास nth टर्म का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम लोग p टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो n की जगह पे हम लोग p लिखेंगे, तो a प्लस इस n की जगह पर भी p इस्तेमाल होगा इंटू डी। अब बच्चों a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है n प्लस एम माइनस वन प्लस p माइनस वन और d का वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पता किया है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, n प्लस एम माइनस वन माइनस पी प्लस वन, तो ये कैंसिल हुआ और हम लोगों को मिलेगा n प्लस एम माइनस पी। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि p टर्म का वैल्यू क्या होगा, वो होगा n प्लस एम माइनस पी, हम लोगों ने प्रूफ किया। इसके अलावा भी क्वेश्चन में कुछ कहा गया था, उसे देख लेते हैं। इसके अलावा क्या पूछा गया था कि m प्लस एन टर्म का वैल्यू 0 होगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि टी एम प्लस एन। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम लोगों ने n का इस्तेमाल किया, दिख रहा ना इस फॉर्मूले में, टी एन का जो फॉर्मूला है, अगर n को हम लोग यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर भी n आएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग n की जगह पर m प्लस एन लिखते हैं तो फिर क्या होगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, a का वैल्यू क्या है, a है n प्लस एम माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में भी क्या है, n प्लस एम माइनस वन और d क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पर इंटू होगा। तो इंटू होने के बाद ये वैल्यू बनेगा n प्लस एम माइनस वन माइनस एन माइनस एम प्लस वन। इसको अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो पूरा वैल्यू कैंसिल होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो, मतलब m प्लस एन टर्म का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को ठीक से समझ में आया हो। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम लोगों ने आज 3 प्रॉब्लम की हैं। आगे और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं। तो बच्चों, बाकी प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं।